हरियाणा में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच नायब सैनी ने दूसरी बार शपथ ली, अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। विधानसभा का शपथ सत्र हो चुका है। उस सत्र में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हो गया। बस एक ओहदा है जिसे अब तक नहीं भरा जा सका है और वो पद है नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है, लेकिन आलाकमान अभी तक यह फैसला नहीं कर पाया है। पहले कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे थे कि विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का ऐलान आलाकमान की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह बता दिया गया कि आलाकमान अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। एलओपी का तो यह फैसला होकर के सभी ने अपने राय रख दी है और वो कांग्रेस नेतृत्व को जा चुके हैं नाम। अब वो किसी भी समय, मैं समझता हूँ कि 13 तारीख से सेशन है, जब तक हो जाना चाहिए। तो क्या आप होगा जब पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा है कमांड पे। तो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, कहीं कहीं है, हो जाए उसके बाद। इस बार विधानसभा का सत्र 3 दिन का होगा। 13, 14 और 18 नवंबर को विधानसभा की बैठकें होंगी, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सत्र की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद सत्ता पक्ष समेत इनेलो ने भी नेता विपक्ष तय नहीं हो पाने पर चुटकी ली। नहीं निभा पाता ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जो भी आए उसको। सर, विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो देखिए, जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। हाँ। अगर बिजनेस और आएगा तो फिलहाल 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला है। बीएससी की बैठक के अंदर 13, 14 और 18 तारीख को सेशन चलेगा और इस पर सभी ने, पक्ष के और विपक्ष के अध्यक्ष महोदय भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, मैडम सावित्री जिंदल थी, विपक्ष की तरफ से मैडम भुक्कल थी, तो सभी ने फैसला लिया 3 दिन ये सेशन चलेगा और सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग से इस सेशन को चलाए। देखिए, बीएससी की मीटिंग हुई है, 3 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 16 और 17 की छुट्टी है, फिर 18 तारीख। 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, और पहले ये था कि उसी दिन वोट ऑफ थैंक्स। तो हमने यही बात कही है, मुख्यमंत्री जी इसमें थे और स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर सभी मेंबर्स थे। हमने कहा है क्योंकि इस बार प्रश्नकाल नहीं है, तो प्रश्नकाल ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे जो साथी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो गवर्नर एड्रेस की अवधि को बढ़ाकर 13 तारीख और 14 तारीख भी कर दी गई है और 14 तारीख को जो है वोट ऑफ थैंक्स होगा। साथ ही साथ में 0 आवर के लिए भी हमने कहा है 0 आवर रहे ताकि अपने मुद्दे उठाए जा सकें। क्वेश्चन आवर नहीं है, कॉल अटेंशन भी जो है वो लगाया जाए। हमने तो कहा है 18 की बजाय अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तो बना ही नहीं अभी तक, मौजूद कैसे होगा? विपक्ष की तरफ से मैं था और माननीय गीता भुक्कल जी थे और इंडिपेंडेंट्स में से सावित्री जिंदल जी थे। क्या तो पहली बार विधानसभा का सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही होगा। इस बीच हुड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने डीएपी और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि विधानसभा में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की है, उससे लगता है कि फिलहाल विपक्ष के नेता की भूमिका में नजर आएंगे। एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा किया 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है। 300 रुपये प्रति क्विंटल कम मिल रहा है और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है। इस बात की चर्चा विधानसभा में हुई, भाई क्या उपलब्धि क्या है। वो कूद के जो है ना पैर पालने में बिछाने जाते हैं। डीएपी देख रहे हैं, पुलिस थानों में डीएपी बंटवा रही है और रोज बयान दे रहे हैं कि डीएपी कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि जितना खाद की जरूरत है इस टाइम तक
उतना उपलब्ध होना चाहिए। इसका 50% भी उपलब्ध नहीं कराया गया किसान को। महिलाओं को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और एक की तो डेथ ही हो गई। आगे फिर वहीं पे किसान इनका विधानसभा घेर लेंगे। ये डरते हैं लोगों के सामने, क्योंकि कोई भी इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुछ सवाल या फिर आज की चर्चा में कुछ अहम सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष क्यों तय नहीं कर पाया कांग्रेस आलाकमान, ये बड़ा सवाल है। अब तक ये पद खाली क्यों पड़ा है? बिना नेता प्रतिपक्ष कितना प्रभावी होगा विपक्ष सदन के अंदर, यह भी अहम मुद्दा है। विधानसभा सत्र में कौन कौन सा बिल पेश करेगी सरकार, आज इस पर भी बात होगी। डीएपी और एमएसपी मुद्दे पर सरकार को क्या विपक्ष घेर पाएगा? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे और चलिए सीधा जुड़ गए हमारे साथ खास मेहमान, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा हमारे साथ हैं। यशपाल बत्रा साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रूढ़ हैं। सुरेश रूढ़ जी आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता अमनदीप केसरी हैं। अमनदीप केसरी जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हमारे साथ हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत है। मलकानिया जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला सवाल मेरा वही है सर, क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के तस्वीर बनेगी सदन के अंदर की? इसको आप कैसे देख रहे हैं? से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो बिना प्रतिपक्ष नेता के भी सत्र चलेगा और इसमें साफ नजर आ रहा है कि हुड्डा जी ने पहले ही दिन मंशा जाहिर कर दी थी कि मेरे साथ बहुमत है, 31 विधायक हैं और जब सत्र चलेगा तो हुड्डा जी जो हैं वो विपक्ष के नेता के रूप में ही कार्य करेंगे। चाहे जो हाई कमान है उसने उनका नाम अभी तय नहीं किया क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है और इससे साथ साथ जो कांग्रेस में आपसी फूट है, गुटबंदी है, उसका असर भी पड़ सकता है चुनावों पे अगर किसी को नेता घोषित कर दिया गया। तो हुड्डा जी की पसंद का ही नेता जो है या हुड्डा जी बनेंगे। अगर हुड्डा जी नहीं मानते हैं क्योंकि हाई कमान जो है थोड़ा नाराज नजर आ रहा है जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं, क्योंकि लगता ऐसा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लोकसभा चुनावों में उन्हें बढ़िया जीत मिली थी, आधी से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी। लोकसभा चुनावों में 9 से 5 सीटें जीत ली थी। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जो सत्ता विरोधी लहर है वो भाजपा के खिलाफ जा रही है और लोग जो है वो पार्टी के सरकार से नाराज है, इसलिए जो है वो इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हुड्डा जी ने भी यह आश्वासन दिलाया था कि अगर मेरी इच्छा के अनुसार मेरी पसंद के उम्मीदवारों को जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको अगर चुनाव मैदान में उतारते हैं तो हम सरकार बनाएंगे। पिछली बार मुझे मेरी अनदेखी की गई और कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवार चुनाव में उतारे गए जो विजयी नहीं हो सके, इसलिए हमारी पिछली बार सरकार नहीं बन सकी। परंतु इस बार अगर मेरी इच्छा अनुसार बनाते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो इससे लगता था कि कांग्रेस की जो सरकार बनेगी। और जो पोलों के एग्जिट पोल थे उनमें भी कांग्रेस की सत्ता दिखाई जा रही थी और जिस दिन बैलेट पेपरों की जब तक गिनती चलती रही तो कांग्रेस आगे चल रही थी। तो अब जो है कांग्रेस जो है या हुड्डा ग्रुप जो है वो इस हार का जो ठीक रहा है, ईएमवी मशीन पर फोड़ना चाहता है या शैलजा गुट या सुरजेवाला गुट जो है उन पर भी तोड़ना चाहता है। वो चाहते हैं कि ये जो गुट है इसने विश्वासघात किया है, भीतरघात किया है, इसके कारण हार हुई है। परंतु ये साफ है कि हुड्डा जी का जो कद है कांग्रेस में काफी बड़ा है और उनको चैलेंज करना दूसरे गुट के लिए बड़ा कठिन है। और हुड्डा की पसंद के बिना आप किसी दूसरे को विपक्ष का नेता नहीं बना सकते। चाहे जिस दिन सत्र शुरू हुआ उस दिन बीबी बत्रा जी सामने आए थे, अब गीता पुक्कल जी भी आज मीटिंग में जो बुलाई थी एडवाइजरी कमेटी उसमें शामिल हुई थी। तो इस प्रकार लगता है कि हुड्डा की पसंद का ही कोई नेता जो है विपक्ष का नेता बनेगा। हो सकता है कि हुड्डा जी को ही विपक्ष का नेता बना जाए, परंतु दूसरा जो गुट है उसको नाराज ना हो इसलिए थोड़ी बहुत कांग्रेस हाईकमान सोच कर कदम रख रही है ताकि पार्टी में बिखराव ना हो। सुरेश रोड जी, बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र का आगाज हो रहा है। हुड्डा साहब का रुख
लग रहा है कि वही भूमिका निभाएंगे, ऑफिशियल नहीं लेकिन अनऑफिशियल ही। क्या ये मानकर चलें अभी? पराग जी, हरियाणा विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी इस आने वाले सत्र में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आपको नजर आएगी, क्योंकि ये संयोग समझिए कि 39% मतदान हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है और 39% ही भारतीय जनता पार्टी को दिया। पॉइंट में 0.8 का फर्क है सिर्फ। तो आज तक कभी भी इतना मजबूत विपक्ष नहीं रहा जो सत्ता पक्ष के साथ नेक टू नेक, कंधे से कंधे तक समांतर खड़ा मिलेगा। और जितने हमारे विधायक हैं सभी ने एक मत से कांग्रेस हाईकमान के द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर साहिबान को अपनी राय प्रकट करके एक प्रस्ताव पास कर दिया कि जिस नेता को कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता बनाएंगे, सारे विधायक उसके साथ एकजुट खड़े नजर आएंगे। इससे बड़ी एकजुटता की बात कैसे कांग्रेस पार्टी साबित कर सकती है? यह आपकी बात बिल्कुल जायज है कि कल सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अभी विलंब कर रही है। आप पूछ सकते हैं मेरे से ये बात, ये विलंब इसलिए हो रहा है, मलकानिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बहुत कम ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो निष्पक्ष और विषय के ऊपर बात करते हैं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनकी बात सुनकर। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और ये बात भी मैं बताना चाहता हूं और आपके चैनल के ऊपर तो ये बात बतानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि 2-4 दिन पहले जो बात आई थी, एक हमारी प्रवक्ता के तौर पे किसी कांग्रेस के हमारे एक साथी ने कोई बयान दिया था जो पार्टी से निष्कासित किए, वो प्रवक्ता नहीं थे। सबसे पहले तो किसी भी चैनल का यह धर्म बनता है कि जिसको आप प्रवक्ता कह के डिबेट में बिठाते हो वो प्रवक्ता है या नहीं है, ये सूचना प्रदेशवासियों को देना किसी भी न्यूज चैनल का दायित्व होता है। आपने लिस्ट देखनी चाहिए प्रवक्ता की लिस्ट में कौन है और कौन नहीं है, और पूरा आपने उसको उसके बाद उस पर स्टोरी भी चला दी, न्यूज भी चला दी उसकी बना के। मैं उस विषय पे नहीं जाता, मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं विषय के ऊपर आज की डिबेट के। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे 37 के 37 नवनिर्वाचित विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान के भेजे गए चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे ऑब्जर्वर्स को अपनी राय भी प्रकट कर दी और एक लाइन का प्रस्ताव भी पास कर दिया कि जिस नेता को कांग्रेस पार्टी हाईकमान चाहेगी, नेता विपक्ष बनाएगी, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। तो ये गेंद जो अब हाईकमान के पाले में है और हाईकमान में मैं एक आपको जानकारी देता हूं, ये जानकारी हर एक राष्ट्रीय पार्टी में लागू होती है जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे नेता विपक्ष बनाने की बात कांग्रेस की आज ये अटकी हुई है, तो इसमें कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर वो नहीं तो उनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल के पास ये दायित्व, ये जिम्मेदारी है कि वो बता सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। इवन हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी का भी ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो प्रदेश के प्रभारी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी CWC के सदस्य भी हैं, जो पार्टी में सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है, वो भी नहीं बता सकते। और इंडिया न्यूज जैसा एक जिम्मेदार चैनल जिसको प्रदेशवासी ये सोच के देखते हैं कि सुरेश रोड आज टीवी पे आएगा, हम इंडिया न्यूज देखेंगे, लेकिन अगर वो चैनल डिबेट के बाद ऐसी खबर चलाता है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस प्रतिपक्ष का किसी एक प्रवक्ता ने या किसी नेता ने ऐसा बयान दे दिया जो प्रवक्ता भी नहीं था, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सुरेश रोड नहीं बता सकता बींगे प्रवक्ता की सीएल के लिए तो बालमुकुंद शर्मा ने बयान दिया सुरेश रोड जी, और वो कांग्रेस के नेता है या नहीं ये तो आपको तय करना है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर चैनल पर बैठ रहे हैं और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मैं तो बहुत पुराना वरिष्ठ नेता हूं, कार्यकर्ता हूं पार्टी का और लंबे समय से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो अगर आपने एक मिनट आपने बोल लिया, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। वो लगातार बैठ रहे हैं टीवी डिबेट्स में,
अगर आपको बाल मुकुंद शर्मा से दिक्कत है कि हमारी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, तो आपको पहले उन पर एक्शन ले लेना चाहिए था। वो कैसे कांग्रेस प्रवक्ता बनकर बैठ रहे हैं? ये तो पार्टी की भी जिम्मेदारी है ना सर। आप इंडिया न्यूज हरियाणा अगर देख रहे हैं तो आप ये भी देख रहे हैं कि बाल मुकुंद शर्मा पहली बार नहीं बैठे उस दिन, उससे पहले लगातार बैठते आ रहे हैं। अब सुन तो लेना मेरी बात। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं इस पर मैं बाकी लोग भी हैं सर, अभी 2 लोग और हैं, 2 लोग और हैं सर, प्लीज। नहीं, 1 सेकंड की बात है, इसको पूरा करेंगे अब। बोलिए। 1 सेकंड की ये बात है कि 3 अक्टूबर को सुरेश रोड ही आपके चैनल पे जुड़ा। उस दिन आपने कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति एक फेक न्यूज चलाकर प्रभावित करने की कोशिश की थी 5 अक्टूबर के चुनाव को, और उस दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर आपके चैनल के ऊपर डिबेट में कोई प्रवक्ता नहीं भेजा। आप किसी को भी कांग्रेस नेता कह के बिठा वही तो देते मैं थे। कह रहा हूँ रोड साहब, 1 मिनट सर, नहीं सुरेश रोड जी, नहीं, आप हमारी गलत तरीके से बात मत करिए, गलत तरीके से नहीं, मैं वही एक कह रहा बात है हूँ। मेरी। अगर 1 मिनट सर प्लीज, सुरेश जी सुन लीजिए सर, लगातार मत मेरी एक बोलिए। सेकंड अगर की बात इंडिया न्यूज सुनना। हरियाणा की खबर देखकर आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, तो पहली बार तो इंडिया न्यूज हरियाणा आपकी पार्टी देख नहीं रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा पूरे हरियाणा में देखा जाता है सर, और इससे पहले भी बाल मुकुंद बैठे हमारे चैनल पर, तब आपको एक्शन ले लेना चाहिए था कि ये कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, कैसे बैठा हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं सर? चलिए मैं अब इस चर्चा को आगे तूल नहीं दूंगा प्लीज। मेरा डिबेट का टॉपिक आज ये है ही नहीं सुरेश जी, मेरी डिबेट का टॉपिक आज ये है ही नहीं, डिरेल मत करिए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, मुद्दे पर ही बात रखिए प्लीज। डाउन करिए इनका ऑडियो। अमनदीप केसरी जी आपके पास में आ रहा हूँ, ठीक है सुरेश जी, हो गया सर, प्लीज नहीं, ये गलत तरीका है सर, आप डिबेट खराब कर रहे हैं मेरी डिबेट खराब नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज प्लीज सर, मैं अपनी डिबेट खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी डिबेट खराब नहीं होने दूंगा प्लीज। सुरेश जी डाउन करिए इनका ऑडियो डाउन करिए इनका। अमनदीप केसरी जी, सुरेश रोड जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना मजबूत विपक्ष तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार आया है। अब देखिए अमनदीप जी, इतना मजबूत विपक्ष है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि उसका आलाकमान ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि उसको डर लग रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं बगावत ना हो जाए, इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष का चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र चुनाव के बाद करेंगे। अमनदीप जी, इतनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी? देखिए पराग जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले सुरेश भाई को बता देता हूं कि उस दिन डिबेट में पराग जी आपको याद होगा, आपके साथ मैं भी था जी, और बाल मुकुंद जी जो हमारे कांग्रेस के नेता के तौर पे थे डिबेट के अंदर, और वो सवाल आज वहीं खड़ा है वापस। हमारा उस दिन का भी सवाल यही था कि जब कांग्रेस पार्टी को आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होता है, जब गुटबाजी में एक दूसरे के खिलाफ बयान देना होता है, जब आपस में एक दूसरे के वर्चस्व को सवालिया निशान खड़ा होना करता, तब तो इनकी लोकतंत्र इनकी पार्टी में जागता है, तब तो ये खुल करके बात कर लेते हैं, तब तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है, बात रखने की आजादी है। लेकिन जब भी जनता के प्रति कोई जवाब इनको देना है, जब जनता के प्रति जो दायित्व संविधान के अनुसार इनके सौंपे गए हैं और चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनको मिला है, उस समय इनके पास इनका सारा लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अब ये केसी मलकानिया जी की बात को बड़ा सही बता रहे थे, सवाल आज भी यही है। इन्होंने कहा केसी मलकानिया जी ने कि कांग्रेस इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रही कि महाराष्ट्र चुनाव में शायद नुकसान ना हो जाए, यानी स्पष्ट तौर से सुरेश रोड जी मानते हैं कि गुटबाजी इतनी हावी है, इतनी ज्यादा हावी है कि इनको अपना दायित्व भूल गया है। ये कोई विपक्ष की पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी है। इन्होंने आपस में इतना जुतम पेजार है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो हाईकमान कहेगा तो हम सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहा कि वो डर रहा है कि महाराष्ट्र जो कि हरियाणा से हजारों किलोमीटर दूर है, अगर एक गुट का नाम डिक्लेयर कर दिया तो दूसरा गुट हजारों किलोमीटर दूर जाकर के अपनी ही पार्टी में बगावत कर देगा। ये दयनीय स्थिति कांग्रेस की है और इस प्रकार से मैंने उस दिन भी कहा था, इस प्रकार से इस पार्टी का दायित्व ना तो ये निर्वहन कर सकते हैं मजबूत विपक्ष के तौर पर, और ना ही इन्होंने पहले किया। मजबूत विपक्ष के तौर पर लोगों को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही इनके बस की बात है कि हरियाणा के अंदर ये एक मजबूत विपक्ष का विकल्प पेश कर सकते हैं, और लोगों ने इसी का सबक इनको दिखाया। मजबूत विपक्ष तो दूर की बात है, ये एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की तरह भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये केवल लोभी नेताओं का, सत्ता के लोभी नेताओं का झुंड इकट्ठा हुआ है, और जो हरियाणा के प्रदेश की जनता को
मूर्ख समझ रहा है। उनकी परेशानियों से उनका कोई सरोकार नहीं, केवल अपनी सत्ता किस प्रकार मिल जाए, अपने आप कुर्सी किस प्रकार की मिल जाए, ये इनका दायित्व है। ठीक है, यशपाल बत्रा साहब, सुरेश रोड जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है अब आपको चुनौती के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बराबर का वोट मिला है हरियाणा की जनता का कांग्रेस पार्टी को, और इस बार कांग्रेस पार्टी कड़ा मुकाबला करेगी सत्ता पक्ष के साथ बिना नेता प्रतिपक्ष के। बत्रा साहब, देखिए, ये इनका अपना इंटरनल मामला है। ये लोग खुद को विपक्ष का नेता बनाते हैं या नहीं बनाते, या ऐसे ही चलते रहेंगे। संगठन 10 साल से बना नहीं पाए लोग। अभी चलो नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, तो माननीय जो अपने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हैं, मुझे लगता है लगभग वही रहेंगे, क्योंकि सारे विधायक, मैक्सिमम विधायक उनके हैं। आला कमान आज उस स्थिति में नहीं है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा को इग्नोर कर सके, शैलजा जी को बना दे या रणदीप जी को बना दे। वो आज की स्थिति में सेंटर नहीं है। जो इनका मुखिया है वो आज उस स्थिति के अंदर नहीं है, और भूपिंदर सिंह हुड्डा को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारा सबका मानना भी है ऐसा, और लगभग मुझे लगता है वो विपक्ष के नेता वही रहेंगे तय, जैसे पिछले 5 साल में थे, या वो रहेंगे या उनका कोई नजदीकी रहेगा। बात विपक्ष का कोई भी रहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है ये तय करना, इन सबको तय करना है कि विपक्ष की भूमिका हर बात की बुराई करना नहीं होती। विपक्ष की भूमिका प्रदेश के हितों के लिए काम किस तरीके से मिलजुल के करना है, उसके लिए काम करना पड़ता है। अब मिलजुल के ये हर बात पे वोट की राजनीति ले आते हैं। जैसे अभी अपने कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमें 39% वोट मिले हैं और अभी हमारा विपक्ष बड़ा मजबूत रहेगा। अरे विपक्ष और पक्ष, हम सबका काम है प्रदेश के लिए काम करना, प्रदेश के हितों के लिए काम करना। इलेक्शन तक विपक्ष और विपक्षता आज सारे मिलके क्यों नहीं करते आप लोग हरियाणा के अंदर काम? हर बात पे बुराई अच्छाई क्यों ढूंढते हो आप लोग? ये सोचनी पड़ेगी कांग्रेस को। जो हालात आज कांग्रेस के हरियाणा के अंदर बने हैं, पिछले तीसरी टर्म के अंदर आज भी कांग्रेस बाहर बैठी हुई है, और हर बार वो हालात पैदा हो रहे हैं कि कांग्रेस, जैसे एक थी कांग्रेस वाला विषय आपको ध्यान होगा पीछे चला था, ऐसे धीरे धीरे लोगों को लगने लग गया कि कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि एक थी कांग्रेस, और लगभग मुझे लगता वो होने की कगार पे भी पहुंच चुके हैं। और आगे आने वाला समय देखते हैं किस तरीके से किस तरह मूव होता है। और बीजेपी एक संकल्प लेके राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है और प्रदेश हित के लिए काम कर रही है। देखिए, इनके यहाँ एक छोटे से कार्यकर्ताओं को भी हटाना हो ना, तो इनका आपस में झगड़ा हो जाता है इनके बड़े नेताओं का। हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर माननीय मनोहर लाल जी हटे, किसी को ये पता नहीं वो कब हटे और कब किसको नए को बना दिया गया। जो राष्ट्र हित प्रदेश हित के अंदर जो हमारा सेंटर तय कर दे, जो जनता तय कर दे, हमारे लिए वो माने, क्योंकि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन यही बात तो यशपाल जी वही कह, सुरेश रोड भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि जो आलाकमान तय करेगा वो स्वीकार होगा। इनका आलाकमान तय करने में अभी तक 10 साल से सेंटर बनाना तय नहीं कर पाए। अभी दीपक बावरिया जी की बात ये कर रहे थे, अभी रोज न्यूज़पेपरों में दीपक बावरिया भी सारा कुछ फोड़ा जा रहा है कि पूरा हरियाणा का इलेक्शन जो हारा है उन्होंने हराया है। वो मिले हुए थे, बीजेपी के साथ मिले थे। इनका आपस में किसी को समझ नहीं आ रहा। शैलजा घोटाला गया, रणदीप घोटाला गया, कैप्टन घोटाला गया, और भूपिंदर सिंह हुड्डा